चाणक्य ने कहा था, मित्रता कभी दिल से नहीं, नीति से करनी चाहिए। यह वाक्य जितना छोटा है उतना ही गहरा है। मित्रता की चाल चाणक्य की सबसे खतरनाक और जटिल रणनीतियों में से एक थी, क्योंकि यह केवल सच्चे प्रेम या विश्वास पर आधारित नहीं थी, बल्कि मानव स्वभाव, अवसर और सत्ता की समझ पर आधारित थी। यह चाल हमें सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति, हर रिश्ता और हर जुड़ाव किसी न किसी रूप में शक्ति का खेल है, और जो इसे नहीं समझता वही सबसे पहले धोखा खाता है। चाणक्य ने कहा था कि मित्र वह नहीं जो हर वक्त तुम्हारे साथ हंसे, बल्कि वह है जो तुम्हारी हंसी के पीछे छिपे दुख, तुम्हारी बातों में छिपे रहस्य और तुम्हारे मौन में छिपे भय को समझे। लेकिन साथ ही वह यह भी चेतावनी देते हैं कि हर मित्र सच्चा नहीं होता। इसलिए मित्रता की चाल का पहला नियम है, विश्वास करो पर परख कर, क्योंकि हर व्यक्ति जो तुम्हारे करीब आता है वह तुम्हारे सामर्थ्य, तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारे लाभ के किसी हिस्से की ओर खींचा आता है। और अगर तुम इस सत्य को न समझो तो वही मित्र एक दिन तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। मित्रता की चाल का दूसरा नियम है, हर रिश्ते का मकसद पहचानो। यह न सोचो कि यह सोचने से तुम ठंडे या स्वार्थी हो जाओगे, बल्कि यह सोच तुम्हें यथार्थवादी बनाएगी। चाणक्य ने कहा था, दुनिया में कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। कुछ मित्र तुम्हारे समान विचारों के कारण बनते हैं, कुछ तुम्हारे सामर्थ्य से, कुछ तुम्हारी प्रसिद्धि से और कुछ तुम्हारी उपयोगिता से। अगर तुम जानते हो कि कौन सा व्यक्ति किस कारण से तुम्हारे साथ है, तो तुम उसकी सीमाएं तय कर पाओगे, और यह सीमाएं ही तुम्हें सुरक्षित रखेंगी। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हारा मित्र केवल सुख के समय तुम्हारे साथ है, तो वह मित्र नहीं, दर्शक है। और जो व्यक्ति तुम्हारे बुरे वक्त में भी बिना किसी अपेक्षा के खड़ा रहे, वही तुम्हारा सच्चा सहयोगी है। लेकिन यहां भी चाणक्य सावधान करते हैं, कभी भी किसी मित्र की परीक्षा उसके शब्दों से मत लो, उसके कर्मों से लो, क्योंकि शब्द तो भ्रम फैलाने का सबसे आसान तरीका है। सच्चा मित्र वही है जो बिना बोले तुम्हारी रक्षा करे, और असली शत्रु वही है जो बोलकर तुम्हें सुला दे। मित्रता की चाल में सबसे बड़ा हथियार निरपेक्षता है। इसका अर्थ है कि तुम अपने मित्रों के प्रति भावनात्मक रूप से निर्भर न बनो। जैसे नदी अपने किनारों से प्यार करती है पर उनसे बंधती नहीं, वैसे ही तुम्हें भी अपने संबंधों को प्यार से निभाना है पर उनमें डूबना नहीं है। अगर तुम किसी व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा कर लोगे तो तुम उसका नियंत्रण खो दोगे। और राजनीति, व्यापार या जीवन, किसी भी क्षेत्र में नियंत्रण खोना सबसे बड़ी हार है। चाणक्य ने अपने जीवन में कई ऐसे मित्र बनाए जो भविष्य के दुश्मन निकले, और कई ऐसे शत्रु जिन्हें उन्होंने नीति से मित्र बना लिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वे हर संबंध को भूमिका की तरह देखते थे। जैसे एक नाटक में हर किरदार का समय होता है, वैसे ही हर मित्रता का भी समय होता है, और जब वह समय बीत जाता है तो उसे बिना भावना के समाप्त कर देना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य की यह चाल हमें यह भी सिखाती है कि शत्रु को नष्ट करने का सबसे सरल तरीका है, उसे मित्र बना लो। सोचो, जब कोई व्यक्ति तुम्हारा शत्रु होता है तो वह सतर्क रहता है, पर जब वही व्यक्ति तुम्हारे मित्र के रूप में आता है तो उसका पहरा गिर जाता है। तब तुम उसे समझ सकते हो, उसकी कमजोरियों को जान सकते हो और उचित समय पर उन्हीं कमजोरियों का लाभ उठा सकते हो। यह चाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह केवल बुद्धि नहीं, अत्यधिक धैर्य और अभिनय की मांग करती है। चाणक्य ने यही किया था जब उन्होंने नंद वंश के शत्रुओं को पहले मित्रता के आवरण में लपेटा और फिर धीरे धीरे उन्हें राजनीति की चालों में फंसा दिया। उन्होंने कहा था, शत्रु को नष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका है उसके भीतर से उसे खोखला करना, और यह तभी संभव है जब तुम उसे विश्वास दिलाओ कि तुम उसका सबसे बड़ा मित्र हो। मित्रता की चाल का यही गूढ़ रहस्य है। तुम किसी को जीतने के लिए पहले उसके दिल में जगह बनाते हो, फिर समय आने पर वही जगह उसके पतन का मार्ग बन जाती है। अब अगर हम आधुनिक समय में इस नीति को देखें तो यह केवल राजनीति या युद्ध के लिए नहीं, बल्कि हर सामाजिक या व्यावसायिक क्षेत्र में लागू होती है। आज के युग में नेटवर्किंग, संबंध और सहयोग सफलता की नींव हैं।
लेकिन यह भी सच है कि जितने अधिक लोग तुम्हारे आसपास होंगे उतनी अधिक चालें भी चलेंगी। इसीलिए तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की नीयत अलग होती है। कोई तुम्हारे साथ इसलिए जुड़ा है क्योंकि तुम उपयोगी हो, कोई इसलिए क्योंकि तुम सफल हो, और कोई इसलिए क्योंकि वह तुम्हें समझना या तुम्हें हराना चाहता है। अगर तुमने इस मनोविज्ञान को समझ लिया तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। चाणक्य कहते थे, जिसने लोगों को पढ़ना सीख लिया उसने संसार जीत लिया। इसलिए मित्रता की चाल का असली उद्देश्य है लोगों को पढ़ना सीखो। उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे की ईर्ष्या, उनके शब्दों में छिपा लाभ, उनके व्यवहार में झलकती चालाकी, इन सब को पहचानो। तब तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं रहोगे, तुम एक नीतिज्ञ बन जाओगे। पर याद रखो, मित्रता की चाल केवल बाहरी नहीं है, इसका आध्यात्मिक पक्ष भी उतना ही शक्तिशाली है। अगर तुम अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि सबसे खतरनाक शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी आलस, तुम्हारी असुरक्षा। इसलिए चाणक्य की असली मित्रता की चाल यह भी है कि पहले अपने भीतर के शत्रुओं से मित्रता करो। अपने डर को समझो, अपने क्रोध को स्वीकारो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ो। जब तुम अपने भीतर के दुश्मनों को दोस्त बना लेते हो तब कोई बाहरी चाल तुम्हें नहीं हरा सकती। यही आत्मनीति का सार है। अब बात करते हैं कि इस चाल को कैसे अपनाया जाए। सबसे पहले, जब भी कोई नया व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए उसे समझने की कोशिश करो, उसकी बातें, उसका उद्देश्य, उसकी आदतें। जल्दी में दोस्ती मत करो। जैसे चाणक्य कहते हैं, जिस वृक्ष की जड़ नहीं देखी उसके नीचे मत बैठो। समय लो, अवलोकन करो। दूसरा, कभी भी अपनी पूरी योजना किसी मित्र को मत बताओ। याद रखो, जब दोस्त बदलता है तो तुम्हारे रहस्य हथियार बन जाते हैं। तीसरा, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसे माफ तो करो पर भूलो मत, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें अगली चालों में सक्षम बनाएगा। अंततः चाणक्य की यह चाल हमें सिखाती है कि मित्रता का मतलब अंधा विश्वास नहीं बल्कि सजग समझ है। यह चाल न केवल तुम्हें शत्रु से बचाती है बल्कि तुम्हारे भीतर विवेक जगाती है। अगर तुम इस नीति को अपनाओगे तो न केवल तुम धोखे से बचोगे बल्कि दूसरों की मनोवृत्ति को पहचानकर उनसे लाभ उठाना भी सीखोगे। मित्रता की चाल इस संसार में सबसे सूक्ष्म और सबसे घातक हथियार है, क्योंकि यह दिखती प्रेम जैसी है पर असर करती नीति जैसी। जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम शत्रु को भी मुस्कान से हराने लगते हो। यही चाणक्य की असली रणनीति थी, जीतो, पर ऐसे कि सामने वाले को पता भी न चले कि वह हार चुका है। चाणक्य की तीसरी चाल, विश्वासघात की चाल, सबसे रहस्यमयी, सबसे खतरनाक और सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक चालों में से एक है। यह चाल केवल राजनीति या युद्ध में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में असर करती है, क्योंकि विश्वासघात यानी टूटे हुए भरोसे का प्रयोग अगर बुद्धिमानी से किया जाए तो यह किसी भी शक्ति को धराशायी कर सकता है, लेकिन अगर इसे समझे बिना इस्तेमाल किया जाए तो यह खुद उसी को जला देता है जिसने इसे चलाया हो। चाणक्य ने कहा था, विश्वास वह धागा है जो इंसानों को जोड़ता है, और जब यह धागा टूटता है तो दोनों हाथ लहूलुहान हो जाते हैं। इसलिए विश्वासघात कोई साधारण हथियार नहीं, यह दो धारी तलवार है। इसका इस्तेमाल उतनी ही सावधानी से करना चाहिए जितनी किसी राजा को अपने मंत्रियों पर नजर रखते समय करनी चाहिए। इस चाल की गहराई को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि चाणक्य के लिए विश्वासघात कोई अपराध नहीं था, बल्कि यह एक रणनीति थी। जब सच्चाई, निष्ठा या धर्म से युद्ध नहीं जीता जा सकता तब नीति के नाम पर छल आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कहा था, जब सामने वाला धर्म भूल जाए तब उसके सामने धर्म का नहीं, नीति का पालन करो। और इसी नीति का सबसे घातक रूप है विश्वासघात की चाल। इस चाल का मूल सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो, मंत्री हो या आम इंसान, किसी न किसी पर विश्वास करता है, और जब वही विश्वास उसके विरुद्ध उपयोग किया जाता है तो वह सबसे बड़ी हार का कारण बनता है। सोचो, अगर तुम किसी दुश्मन से खुला युद्ध लड़ो तो वह सावधान रहेगा, पर अगर वह सोचता है कि तुम उसका मित्र हो और तुम उसी क्षण भीतर से उसका तंत्र तोड़ दो तो वह तुम्हारे सामने निहत्था हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु को शस्त्र से नहीं
उसके विश्वास से हराता है, वही सच्चा नीतिज्ञ है। यह चाल उस समय सबसे प्रभावी होती है जब सामने वाला व्यक्ति अपनी सफलता के नशे में अंधा हो गया हो, जब उसे यह विश्वास हो जाए कि अब कोई उसे हरा नहीं सकता। उसी समय उसका अपना निकटतम व्यक्ति, उसका विश्वास पात्र, उसकी दीवारों को भीतर से गिरा देता है। यही कारण है कि चाणक्य ने जब नंद वंश को खत्म करने की योजना बनाई तो उन्होंने पहले उनके भरोसे की जड़ काटी। नंद का गर्व, उसका अंधविश्वास, उसके दरबार में बैठे गुप्तचर और उसके अपने लोग। उन्होंने जानबूझकर उन लोगों को चुना जिन्हें नंद सबसे अधिक भरोसेमंद मानता था और धीरे धीरे उसी भरोसे को हथियार बना लिया। परिणाम यह हुआ कि नंद को जब तक अपने पतन का आभास हुआ तब तक वह खुद अपने ही लोगों से घिर चुका था। यह विश्वासघात की चाल का परिपूर्ण उदाहरण है, जहां शत्रु को बाहर से नहीं अंदर से हराया गया। परंतु विश्वासघात की चाल चलने वाला व्यक्ति अत्यंत संयमी और धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि यह चाल जल्दबाजी में नहीं, समय देखकर चलती है। यह किसी एक क्षण की बात नहीं, बल्कि महीनों या सालों की तैयारी मांगती है। पहले विश्वास बनाना पड़ता है, व्यक्ति के दिल में, उसकी आदतों में, उसके रहस्यों में घुसना पड़ता है। फिर धीरे धीरे उस विश्वास को कमजोर करना होता है, ताकि एक दिन जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत हो तब तुम वही भरोसा तोड़ दो। यह वही समय होता है जब शत्रु पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। वह तुम्हें अपना साथी मानता है, इसलिए तुम्हारे विरुद्ध तैयारी नहीं करता। और जब प्रहार होता है तो उसे न केवल पराजय होती है, बल्कि मानसिक टूटन भी होती है। चाणक्य कहते हैं, तलवार से घायल शरीर ठीक हो सकता है, पर विश्वासघात से घायल मन कभी नहीं। इसलिए यह चाल केवल शारीरिक विजय नहीं देती, यह मनोवैज्ञानिक रूप से शत्रु को तोड़ देती है। अब अगर इस चाल को जीवन के सामान्य परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह हमें यह सिखाती है कि किसी भी क्षेत्र में अंधविश्वास घातक होता है, चाहे वह रिश्ते हों, व्यापार हो या सत्ता। जब तुम किसी व्यक्ति पर बिना परखे, बिना सीमाओं के भरोसा कर लेते हो तो तुम खुद अपना हथियार उसके हाथ में दे देते हो। चाणक्य का कहना था कि विश्वास करो पर उसे परखते रहो, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी। आज जो तुम्हारा शुभ चिंतक है, कल वह किसी दूसरे लाभ के लिए तुम्हारा शत्रु बन सकता है। इसलिए जो व्यक्ति यह सोचकर चलता है कि यह मुझे कभी धोखा नहीं देगा, वही सबसे पहले धोखा खाता है। इस चाल का असली प्रयोग यही है, किसी व्यक्ति की इस कमजोर सोच को पहचानना और उसी को अपने लाभ में बदल देना। और अगर तुम इस नीति को उलटकर समझो तो यह तुम्हें बचाने का तरीका भी सिखाती है। कभी किसी पर इतना विश्वास मत करो कि वह तुम्हें तोड़ सके। अपने रहस्यों का एक हिस्सा हमेशा अपने पास रखो, चाहे सामने वाला कितना भी निकट क्यों ना हो। यही चाणक्य की नीति का मूल है। पूर्ण विश्वास केवल मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान सीमा में रहते हैं। चाणक्य की इस चाल का एक और पहलू है आत्मविश्वासघात। कई बार हम दूसरों से नहीं, खुद से विश्वासघात करते हैं। जब हमें पता होता है कि यह रास्ता गलत है, फिर भी हम चलते रहते हैं। जब हम जानते हैं कि यह व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाएगा, फिर भी हम उसे दूसरा मौका देते रहते हैं। यह भी एक प्रकार का विश्वासघात है और शायद सबसे खतरनाक, क्योंकि इसमें शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ सच्चा नहीं, वह किसी और के साथ सच्चा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें इस चाल से बचना है तो सबसे पहले अपने भीतर के छल को पहचानो, अपने झूठ, अपने बहाने, अपनी आत्म प्रवंचना। जब तुम खुद से ईमानदार हो जाओगे, तब कोई बाहरी विश्वासघात तुम्हें गिरा नहीं सकेगा। विश्वासघात की चाल केवल नाश के लिए नहीं होती, कई बार यह निर्माण के लिए भी आवश्यक होती है। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया तो उन्होंने कहा था कि अगर सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलो, अगर न्याय की स्थापना के लिए विश्वासघात करना पड़े तो करो। यह चाणक्य का व्यावहारिक दर्शन था। उन्होंने माना कि नीति का उद्देश्य आदर्श नहीं, परिणाम है। अगर तुम्हारा उद्देश्य सही है तो तुम्हारे साधन कठोर हो सकते हैं। इसी कारण उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया कि जब तुम्हें किसी दुष्ट राजा को हटाना हो
तो उसके प्रति निष्ठा का अभिनय करो ताकि तुम उसके भीतर घुस सको। फिर जब समय आए, उसके विश्वास का उपयोग उसके विरुद्ध करो। यह चाल केवल विजयी बनने की नहीं, समाज को संतुलन में लाने की भी थी, क्योंकि जब अत्याचार बढ़ता है तो उसे केवल शब्दों से नहीं, नीति से रोका जा सकता है। परंतु ध्यान रखो, यह चाल अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि एक बार जब तुम किसी का विश्वास तोड़ते हो तो उसका परिणाम हमेशा लौटकर आता है। इसलिए चाणक्य ने कहा था, विश्वासघात करो, पर केवल तब जब वह नीति, राष्ट्र या धर्म की रक्षा के लिए हो। अगर यह चाल स्वार्थ या प्रतिशोध के लिए चली जाए तो यह विनाशकारी बन जाती है। कई राजा इसी भूल में नष्ट हुए। उन्होंने अपने साथियों को व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखा दिया और बाद में वही चाल उनके विरुद्ध चली गई। विश्वासघात की चाल कभी भी भावना से नहीं, बुद्धि से चलनी चाहिए। यह तब चलाओ जब सभी रास्ते बंद हों और विजय का एकमात्र मार्ग छल हो, और जब चाल पूरी हो जाए तो मौन रहो। कभी यह मत जताओ कि तुमने क्या किया, क्योंकि चाल का रहस्य जितना गुप्त रहेगा, उसकी ताकत उतनी ही बनी रहेगी। अगर आधुनिक जीवन में देखें तो आज भी यह नीति प्रासंगिक है। व्यापार में, राजनीति में, यहां तक कि डिजिटल युग में भी। जब कोई कंपनी दूसरी को खरीदने के लिए पहले उसके साथ साझेदारी करती है, फिर धीरे धीरे उसकी प्रणाली समझकर उसे अपने अधीन कर लेती है, यह भी एक प्रकार का विश्वासघात है। जब कोई नेता गठबंधन के नाम पर दूसरी पार्टी की नीतियां चुराकर खुद लाभ उठा लेता है, यह भी विश्वासघात की चाल है। परंतु जब यह चाल राष्ट्रहित या दीर्घकालिक लाभ के लिए चली जाती है तो इतिहास उसे न्यायोचित ठहराता है। इसलिए चाल का मूल्य उद्देश्य से तय होता है। अगर तुम्हारा उद्देश्य ऊंचा है तो चाल धर्म बन जाती है। अगर उद्देश्य स्वार्थ है तो वही चाल पाप कहलाती है। अब प्रश्न यह है कि इस नीति को अपनाने के बाद हम कैसे सुरक्षित रहें। इसका उत्तर चाणक्य ने बहुत स्पष्ट दिया। कभी भी किसी पर इतना विश्वास मत करो कि वह तुम्हें गिरा सके। अपने रहस्यों का एक हिस्सा, अपने मन की एक तह हमेशा छिपा कर रखो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन में ऐसे कुछ लोग रखो जो न तुम्हारे शत्रु हों न मित्र, केवल दर्पण हों जो तुम्हें सच दिखाते रहें। यही संतुलन तुम्हें विश्वासघात की चाल से बचाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उसे चलाने की सामर्थ्य भी देगा। अंत में यह समझना जरूरी है कि विश्वासघात की चाल केवल विनाश का मार्ग नहीं, बल्कि परिवर्तन का भी माध्यम है। जब किसी व्यवस्था में भ्रष्टाचार भर जाए, जब सत्ता अन्याय में बदल जाए, जब धर्म केवल दिखावे का साधन बन जाए, तब एक साहसी व्यक्ति को यह चाल चलनी पड़ती है। पर यह चाल केवल वही चला सकता है जिसके भीतर न स्वार्थ हो न भय, केवल नीति हो। इसलिए चाणक्य की यह चाल हमें यह सिखाती है कि कभी कभी अच्छाई की रक्षा के लिए बुराई के हथियार उठाने पड़ते हैं। जो यह नहीं समझता वह या तो आदर्शवाद में मरता है या किसी और की चाल में फंसकर नष्ट हो जाता है। और याद रखो, विश्वासघात केवल तब अधर्म है जब वह लोभ से प्रेरित हो। जब वह धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हो, तब वह नीति है। यही चाणक्य का सबसे बड़ा रहस्य था। वह जानते थे कि सत्य और असत्य के बीच जो पतली रेखा है, उसी पर चलने वाला ही इतिहास बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं, यदि युद्ध तलवारों से जीता जा सकता है तो भ्रम से साम्राज्य जीता जाता है। यही शत्रु भ्रम की चाल का सार है। यह चाल उस गूढ़ नीति की पराकाष्ठा है जहां बुद्धि तलवार से तेज और मौन तूफान से ज्यादा घातक हो जाती है। यह चाल वह गुप्त कला है जिसके माध्यम से चाणक्य ने न केवल अपने शत्रुओं को परास्त किया, बल्कि उन्हें अपने ही भ्रमों में उलझाकर नष्ट कर दिया। शत्रु भ्रम की चाल का अर्थ है अपने विरोधी को ऐसे भ्रम में डाल देना कि वह यह समझ ही न सके कि वास्तविक खतरा कहां से आ रहा है। यह चाल तभी सफल होती है जब व्यक्ति का धैर्य, विवेक और मौन का संयम एक साथ कार्य करे। चाणक्य ने कहा था, शत्रु को हराने के लिए उसे स्वयं की समझ पर शक दिलाना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने ही निर्णयों पर विश्वास खो देता है, तभी उसका पतन प्रारंभ होता है। यही भ्रम की चाल की जड़ है। चाणक्य के समय में यह नीति केवल महलों और युद्ध भूमि में नहीं खेली जाती थी, बल्कि विचारों के स्तर पर भी।
उन्होंने शत्रु के मन में ऐसे बीज बो दिए जो समय के साथ उसका आत्मविश्वास खा गए। वह सोचने लगा कि उसका सहयोगी उसका दुश्मन है, उसका दुश्मन उसका मित्र। जब व्यक्ति का विवेक डगमगाता है तब किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं को नष्ट करने लगता है। यही भ्रम की नीति की सबसे भयानक सुंदरता है। आज के समय में भी यह चाल उतनी ही प्रभावशाली है, बस युद्ध का मैदान बदल गया है। अब लड़ाई विचारों, भावनाओं और सोशल इमेज की होती है। जब कोई व्यक्ति अपने शत्रु के इरादों को समझे बिना जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देता है तो वह चाणक्य की इस चाल का शिकार बन जाता है। इस नीति में चाणक्य कहते हैं कि कभी भी शत्रु को यह मत बताओ कि तुम वास्तव में क्या सोच रहे हो। उसे यह महसूस होने दो कि वह तुम्हारे इरादों को जानता है, जबकि वास्तव में वह तुम्हारे भ्रम में फंसा है। यह भ्रम का खेल तब और गहरा हो जाता है जब तुम अपने कार्यों से उसके अनुमान को पुष्ट करते दिखते हो। जैसे यदि शत्रु समझता है कि तुम डर गए हो तो भय दिखाओ। यदि वह समझता है कि तुम हमला करने वाले हो तो पीछे हट जाओ। इस विरोधाभास में ही वह उलझ जाएगा। जब उसका ध्यान तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से हटकर तुम्हारे दिखावे पर केंद्रित हो जाएगा, तब वही पल तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर बनता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को भ्रम में डालने का अर्थ है उसकी आंखों के सामने सत्य रख देना और फिर भी उसे झूठ दिखाना। भ्रम की चाल में सबसे बड़ा हथियार होता है अर्ध सत्य, यानी आधा सच और आधा झूठ। पूरा झूठ जल्दी पकड़ा जाता है, लेकिन आधा सच व्यक्ति के भीतर गहराई से उतर जाता है। वह सोचता है कि जो वह देख रहा है वही वास्तविकता है, जबकि असल में वह केवल एक जाल है। चाणक्य इस चाल को साधने के लिए 3 बातों पर जोर देते हैं: समय, स्थान और स्वभाव। सही समय पर भ्रम पैदा करो, सही स्थान पर उसे पुष्ट करो और सही स्वभाव से उसे निभाओ। ये तीनों मिल जाएं तो कोई भी चाल विफल नहीं होती। उन्होंने इसे एक शतरंज की चाल की तरह समझाया। राजा को मारने के लिए प्यादे से नहीं, ऊंट या घोड़े से रास्ता बनाया जाता है। इसी तरह शत्रु को नष्ट करने के लिए सीधा वार नहीं, बल्कि भ्रम का मार्ग अपनाया जाता है। अब अगर आज के युग में इस नीति को देखा जाए तो यह किसी संगठन, राजनीति या यहां तक कि व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होती है। जब तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारे कदमों को न समझ पाए तो उसे कई दिशाओं में सोचने पर मजबूर करो। उसे अपने भ्रम में उलझाओ, एक ही साथ 2 विपरीत संकेत दो, ताकि वह तय न कर सके कि कौन सा सच है। यह मानसिक थकावट पैदा करता है और वहीं से उसकी कमजोरी शुरू होती है। जैसे किसी व्यक्ति को यह यकीन दिलाना कि तुम उसकी मदद करना चाहते हो, जबकि तुम्हारा उद्देश्य उसे उसकी सीमाओं से बाहर निकालना है। यही भ्रम की चाल है। चाणक्य ने इस नीति का प्रयोग नंद साम्राज्य के खिलाफ किया था। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हमला नहीं किया, बल्कि नंद के मंत्रियों, सैनिकों और परिवार के बीच असंतोष और शंका के बीज बो दिए। नंद को यकीन होने लगा कि उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वह हर किसी पर शक करने लगा। धीरे धीरे उसका ध्यान साम्राज्य की रक्षा से हटकर आत्मरक्षा पर केंद्रित हो गया। यही चाणक्य का उद्देश्य था। अंततः नंद बिना किसी बड़े युद्ध के मानसिक रूप से टूट गया और तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आगे किया। यही भ्रम की चाल की पराकाष्ठा थी। इस नीति का एक और गूढ़ पहलू यह है कि यह केवल दूसरों पर नहीं, अपने मन पर भी लागू होती है। कभी कभी हमें अपने ही भीतर के भय, अहंकार और क्रोध को भ्रमित करना पड़ता है। यदि मन को यह यकीन दिला दिया जाए कि तुम कमजोर नहीं, तो धीरे धीरे वह वैसा बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन को भ्रमित करना सीख लिया, उसे कोई बाहरी भ्रम परास्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि मन को साधो, फिर बाहरी दुनिया तुम्हारे लिए एक खेल बन जाएगी। भ्रम की चाल चलने वाला व्यक्ति कभी सीधी राह नहीं अपनाता। वह मोड़ बनाता है, द्वारों के पीछे द्वार रचता है। उसका हर कदम एक संकेत होता है और हर संकेत एक छलावा। लेकिन ध्यान रहे, यह चाल तभी पवित्र और नीति संगत मानी जाती है जब उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा या राष्ट्र की सेवा हो। स्वार्थ के लिए किया गया भ्रम अंततः स्वयं पर ही उल्टा पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने जाल में स्वयं फंस जाती है। इसलिए चाणक्य चेतावनी देते हैं, भ्रम का उपयोग करो, लेकिन उसमें खो मत जाना।
इस चाल की खूबसूरती यह है कि यह दूसरों को हराने से पहले तुम्हें स्वयं को अनुशासित बनाना सिखाती है, क्योंकि भ्रम केवल वही फैला सकता है जो अपने मन को स्पष्ट रखता है। यह विरोधाभास ही इसे शक्तिशाली बनाता है। जैसे समुद्र बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर प्रचंड लहरें चलती हैं। भ्रम की चाल भी वैसी ही है, शांत चेहरे के पीछे विचारों का तूफान। आज के जीवन में यदि कोई व्यक्ति इस नीति को समझ ले, तो वह हर प्रकार की चालबाजी, राजनीति या मानसिक खेल में आगे रह सकता है। जब लोग उसे समझने की कोशिश करेंगे, वह पहले ही उनसे 3 कदम आगे होगा। यही चाणक्य का रहस्य था। वह लोगों को पढ़ते नहीं थे, वे लोगों के सोचने के ढंग को दिशा देते थे। यही भ्रम की चाल की अंतिम जीत है, जहां शत्रु को लगता है कि वह जीत रहा है, लेकिन असल में वह तुम्हारी योजना के भीतर घूम रहा होता है। तो याद रखो, जब तुम जीवन के संघर्षों में फंस जाओ, जब लोग तुम्हारे इरादों को गलत समझें, तब मौन रहो और भ्रम की नीति को याद करो। अपने विचारों की स्पष्टता बनाए रखो और सामने वाले को उसकी ही कल्पनाओं में भटकने दो। यही चाणक्य की चौथी चाल है, शत्रु भ्रम की चाल, जो युद्ध से भी गहरी और मौन से भी खतरनाक है। चाणक्य कहते हैं, जो समय को समझ गया वही नियति को बदल सकता है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मास्त्र है। समय वह एकमात्र तत्व है जो हर व्यक्ति को समान मात्रा में मिलता है, परंतु उसका उपयोग हर कोई अलग तरह से करता है, और यही अंतर तय करता है कि कौन राजा बनेगा और कौन सेवक। समय की चाल चाणक्य की सबसे रहस्यमय नीति है, क्योंकि यह चाल किसी भी शत्रु, किसी भी परिस्थिति और किसी भी युग में लागू हो सकती है। यह चाल बाहरी युद्धों से अधिक आंतरिक साधना की मांग करती है। चाणक्य कहते हैं, कर्म का फल तभी मिलता है जब समय पक जाए, अर्थात यदि तुमने सब कुछ सही किया लेकिन समय को नहीं समझा, तो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। पर यदि तुमने सही क्षण का चयन कर लिया, तो बिना हथियार उठाए भी तुम साम्राज्य जीत सकते हो। यही समय की चाल का जादू है। समय की चाल का पहला सिद्धांत है प्रतीक्षा की शक्ति। आज के युग में लोग जल्दीबाज हो गए हैं। उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत मान्यता चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए। लेकिन चाणक्य ने कहा था, जो फल को समय से पहले तोड़ता है उसे स्वाद नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में हर कार्य को समय के अनुसार ढाला। जब नंद वंश अपने अहंकार में अंधा हो चुका था, तब भी चाणक्य ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने वर्षों तक प्रतीक्षा की, चंद्रगुप्त को तैयार किया, राजनीति की जमीन को सींचा, और जब समय पूर्ण हुआ, तब एक ही चाल में पूरे साम्राज्य को बदल दिया। यह वही सिद्धांत है जो हमें सिखाता है कि यदि हम सही समय का इंतजार करना जानते हैं, तो कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। लेकिन प्रतीक्षा का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। यह चाल सिखाती है कि प्रतीक्षा के समय भी भीतर निरंतर तैयारी चलती रहे। जैसे किसान बीज बोकर केवल आसमान नहीं देखता, वह भूमि को सींचता है, खरपतवार हटाता है और मौन में अपने परिश्रम को पका देता है। ठीक वैसे ही जीवन में जब कुछ नहीं हो रहा होता, तब सबसे ज्यादा हो रहा होता है। समय की चाल का दूसरा पहलू यही है, तैयारी का मौन। चाणक्य कहते हैं, जिसे समय की पहचान नहीं, उसकी तैयारी व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने हर परिस्थिति को साधने की कला सिखाई। चाहे वह दुश्मन की कमजोरी हो या अपने सहयोगी की क्षमता, उन्होंने समय देखकर ही प्रहार किया, और यह वही नीति है जिसने उन्हें अमर बनाया। समय की चाल का तीसरा सूत्र है धीरे चलने का भ्रम। महान रणनीतिकार कभी जल्दबाज नहीं दिखते। वे अपनी गति छिपाते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया उन्हें सुस्त, कमजोर या आलसी समझे, लेकिन अंदर ही अंदर वे गति के महासागर होते हैं। चाणक्य कहते हैं, धीरे चलने वाला व्यक्ति तभी तक पीछे होता है जब तक तेज दौड़ने वाला थक न जाए। जब बाकी लोग थक कर रुक जाते हैं, तब समय साधक व्यक्ति अपनी चाल चल देता है। इसलिए उन्होंने कहा था, समय को मत पकड़ो, उसे अपने साथ बहने दो। जब तुम समय की धारा में सहजता से बहते हो, तब तुम उसके विपरीत तैरने वालों से आगे निकल जाते हो। यही समय की चाल का तीसरा रहस्य है, लय में रहो, लड़ो मत। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि समय केवल एक दिशा में नहीं बहता, बल्कि वह मन की अवस्था से भी जुड़ा है।
यदि तुम्हारा मन अशांत है तो समय तेज भागता हुआ लगेगा। यदि तुम शांति में हो तो वही समय विस्तृत हो जाएगा। यही कारण है कि जब व्यक्ति संकट में होता है तो उसे हर सेकंड भारी लगता है, और जब वह आनंद में होता है तो समय उड़ जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो मन को स्थिर कर लेता है वह समय को नियंत्रित कर लेता है। इसलिए उन्होंने हर युद्ध, हर नीति से पहले ध्यान और मौन को अनिवार्य बताया, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही समय की पहचान होती है। समय की चाल केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि प्रहार का क्षण भी सिखाती है। चाणक्य के अनुसार हर युद्ध का एक संधि क्षण होता है, जब शत्रु सबसे अधिक आत्मसंतुष्ट या सबसे अधिक कमजोर होता है। जो व्यक्ति उस क्षण को पहचान ले वह बिना अधिक प्रयास के विजय पा लेता है। यह क्षण पहचानने की कला साधक को अनुभव और अवलोकन से मिलती है। जैसे बाज अपने शिकार पर तब झपटता है जब हवा उसके पक्ष में होती है, न उससे पहले न बाद में। वही बाज अगर जल्दबाजी करे तो खाली पंजे लौटेगा। चाणक्य इसी उदाहरण से कहते हैं, समय की प्रतीक्षा करना कायरता नहीं, बुद्धिमानी है। अब यदि इस नीति को आधुनिक जीवन में देखा जाए तो यह हर क्षेत्र में लागू होती है। करियर, रिश्ते, व्यापार या आध्यात्मिक साधना। जो व्यक्ति हर चीज में जल्दी करता है वह समय का दास बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह समय का स्वामी बन जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यवसायी जो बाजार के हर उतार चढ़ाव पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह असफल हो जाता है, जबकि वह जो समय देखकर निर्णय लेता है, कब निवेश करना है, कब रुकना है, कब पीछे हटना है, वही टिकता है। चाणक्य की यह नीति कहती है, सफलता का रहस्य निर्णय की गति नहीं, निर्णय के समय में है। समय की चाल का एक और गूढ़ रहस्य यह है कि कभी-कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ी चाल होती है। जब सब लोग बेचैन होकर भाग रहे हों तब शांत रह जाना ही शक्ति है। यह वही स्थिति है जब दुनिया उथल पुथल में होती है और बुद्धिमान व्यक्ति मौन साधता है, क्योंकि वह जानता है कि शोर के बाद सन्नाटा आता है और सन्नाटे में ही अवसर जन्म लेता है। इसलिए चाणक्य ने कहा था, जो स्थिर है वही देख सकता है कि अगला तूफान किस दिशा से आएगा। यह स्थिरता केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। इसका संबंध आत्मनियंत्रण से है। समय की चाल का एक और पहलू है, समय का भ्रम। चाणक्य कहते हैं, जो समय की गति को समझ ले वह दूसरों को समय का भ्रम दिखा सकता है। इसका अर्थ है कि तुम अपने शत्रु या प्रतिद्वंदी को यह महसूस कराओ कि तुम्हारे पास बहुत समय है या बिल्कुल नहीं, ताकि वह अपनी रणनीति में गलती करे। जैसे एक व्यापारी यह दिखाए कि उसका व्यापार डगमगा रहा है, जबकि वास्तव में वह नई योजना बना रहा हो। यही भ्रम शत्रु के निर्णयों को अस्थिर कर देता है। यह भी समय की चाल का ही एक रूप है, समय का भ्रम पैदा करके दूसरों के निर्णय को तोड़ना। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति हर पल को उपयोगी बना ले वही देवत्व को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर समय काम करो, बल्कि यह कि हर क्षण को जागरूकता से जियो। जब तुम किसी क्षण को पूरी चेतना से जीते हो तब समय तुम्हारा सेवक बन जाता है। यह नीति आत्मसाधना का भी रहस्य है, क्योंकि जब तुम वर्तमान में पूर्ण रूप से जीते हो तब अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं खत्म हो जाती हैं और वही क्षण मुक्ति का द्वार होता है। यही समय की चाल का अंतिम आयाम है, समय को रोकना नहीं बल्कि उसमें विलीन हो जाना। इतिहास में जो लोग समय को समझे वही अमर हुए, चाहे वह कृष्ण हो, चाणक्य हो या बुद्ध। कृष्ण ने महाभारत में समय का सबसे सटीक उपयोग किया। जब अर्जुन भ्रम में था तब उन्होंने गीता सुनाई, जब जयद्रथ छिपा था तब सूर्य को रोक दिया, और जब युद्ध का निर्णायक क्षण आया तब उन्होंने अपने हर कदम को समय के अनुसार साधा। इसी तरह चाणक्य ने भी हर निर्णय समय देख कर लिया। उन्होंने कहा, अवसर और मित्रता दोनों को समय पर पकड़ो, वरना वे हाथ से फिसल जाते हैं। यह वाक्य केवल राजनीति नहीं बल्कि जीवन का नियम है। आज यदि कोई युवा इस नीति को अपनाता है तो उसका हर कदम सोचा समझा होगा। वह जल्दबाज नहीं होगा, परंतु देर भी नहीं करेगा। वह जानता होगा कि कब बोलना है, कब मौन रहना है, कब रुकना है और कब हमला करना है। यही सच्चा समय साधक है। जो व्यक्ति इस कला को सीख ले
वह अपने जीवन का राजा बन जाता है, क्योंकि बाकी सब अपने समय में जी रहे होते हैं और वह समय को अपने अनुसार जी रहा होता है। यही चाणक्य की 5वीं चाल है, समय की चाल, जो सिखाती है कि जीत हमेशा उसी की होती है जो जानता है कब क्या करना है। चाणक्य कहते हैं, मोह वह सबसे खतरनाक जाल है जो मनुष्य को स्वयं के नियंत्रण से बाहर कर देता है। मोह केवल प्रेम या लालच नहीं, यह मनुष्य की दृष्टि और विवेक पर ऐसा पर्दा डालता है कि वह सच्चाई को नहीं देख पाता, वह अपने निर्णयों और कार्यों में पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने मोह को केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं माना, बल्कि इसे रणनीति में सबसे खतरनाक हथियार और सबसे बड़ा विरोधी कहा। मोह की चाल समझना और उसे नियंत्रित करना किसी भी राज्य या जीवन में सर्वोच्च कौशल है, क्योंकि यह केवल व्यक्ति के मन को ही नहीं, उसकी राजनीति, उसके रिश्तों और उसकी शक्ति को भी प्रभावित करता है। जब किसी राजा या व्यक्ति पर मोह हावी हो जाता है तो वह अपने उद्देश्य और भविष्य को भूल जाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने अपने शिष्यों को लगातार यह चेतावनी दी कि मोह के आगे कोई स्थायी विजय नहीं होती। मोह की चाल की गहराई यह है कि यह स्वयं को छुपाकर काम करती है। जैसे पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और अंततः बाढ़ ला देता है, वैसे ही मोह धीरे धीरे व्यक्ति के निर्णयों को प्रभावित करता है और अंततः उसे हानि में डाल देता है। चाणक्य कहते हैं, जो मोह में पड़ जाता है वह केवल अपने ही हाथों से अपना पतन करता है। मोह की चाल 2 प्रकार की होती है, बाहरी मोह और आंतरिक मोह। बाहरी मोह वह है जो व्यक्ति को वस्तुओं, पदों, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा से बांधता है। आंतरिक मोह वह है जो व्यक्ति को अपने अहंकार, अपने सुख दुख, अपनी आदतों और अपनी इच्छाओं से जोड़ता है। चाणक्य के अनुसार बाहरी मोह को साधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक मोह को न समझा गया तो वही व्यक्ति को समाप्त कर देता है। इस नीति में चाणक्य ने यह स्पष्ट किया कि मोह का सही समय और परिस्थिति का निर्धारण आवश्यक है। मोह को दूर करने के लिए व्यक्ति को पहले अपने मन और आत्मा की गहराई को पहचानना पड़ता है। केवल वही व्यक्ति मोह पर विजय पा सकता है जिसने अपने भीतर की इच्छाओं और संवेदनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया हो। चाणक्य के अनुसार मोह को केवल त्यागने से नहीं, बल्कि समझकर और उसे अपने पक्ष में मोड़कर भी प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने नंद वंश को खत्म करने के समय अपने शत्रुओं के मोह का लाभ उठाया। नंद के मंत्रियों और दरबारियों का मोह उनके पद, संपत्ति और सम्मान में था। चाणक्य ने इस मोह को भुनाकर उन्हें अपनी चाल में फंसा दिया। मोह की चाल का वास्तविक खतरनाक पहलू यह है कि व्यक्ति स्वयं को मोह में उलझा हुआ महसूस नहीं करता। वह सोचता है कि वह स्वतंत्र और निर्णयशील है, जबकि वह केवल अपनी भावनाओं और इच्छाओं का पुतला बन चुका होता है। यही कारण है कि मोह की चाल को समझना और उससे बचना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य ने कहा कि मोह केवल व्यक्ति को बहकाता नहीं, बल्कि उसकी नीति, उसका दृष्टिकोण और उसकी शक्ति को कमजोर करता है। मोह की चाल में सबसे पहले व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को समझना पड़ता है। यह देखा जाना चाहिए कि कौन सी चीज व्यक्ति को सबसे अधिक आकर्षित कर रही है, और वही मोह उसकी चाल का आधार बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने पद या शक्ति में अत्यधिक मोह रखता है, तो उसी मोह का उपयोग करके उसे अपनी चाल में लाया जा सकता है। आंतरिक मोह पर विजय पाने के लिए व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और सतत जागरूकता की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की इच्छाओं और मोह को समझ लिया, वह किसी भी बाहरी प्रलोभन या चाल से प्रभावित नहीं होता। मोह की चाल का सबसे प्रभावशाली पहलू यह है कि यह व्यक्ति को प्रतीत होता है कि उसने स्वयं निर्णय लिया है। वास्तव में यह मोह उसके निर्णयों को नियंत्रित कर रहा होता है। यही कारण है कि मोह की चाल सबसे खतरनाक है। इस नीति में चाणक्य ने यह भी सिखाया कि मोह को कभी भी पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मोह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता। इसे समझो, इसे पहचानो और इसे अपने पक्ष में मोड़ो। यह वही कला है जिसे आज हम मानसिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। मोह की चाल केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं,
बल्कि राजनीति, व्यापार और युद्ध में भी लागू होती है। जब कोई राजा मोह में फंसा होता है तो वह अपने हितों और राज्य की वास्तविकता को नहीं देख पाता। इसी का लाभ चाणक्य ने उठाया। मोह की चाल के माध्यम से वह न केवल शत्रु को भ्रमित करता है बल्कि उसे स्वयं के निर्णयों में उलझा देता है। मोह का समझदारी से उपयोग करने वाला व्यक्ति दूसरों के मोह को भी पहचान सकता है और उसका लाभ उठा सकता है, लेकिन यह हमेशा संतुलन और विवेक की मांग करता है। मोह की चाल का अंतिम रहस्य यह है कि यह व्यक्ति को स्थायी सुख नहीं देती, यह केवल क्षणिक आनंद या भ्रम देती है। जो व्यक्ति इसे समझ जाता है और इससे मुक्त हो जाता है, वही सच्चा स्वतंत्र और विजयी बनता है। चाणक्य ने कहा, मोह का अनुभव सभी को होता है, लेकिन जिसने इसे समझ लिया वही अमर है। मोह की चाल हमें यह भी सिखाती है कि हर निर्णय और हर क्रिया के पीछे भावनाओं का प्रभाव होता है। केवल तर्क और नीति से ही हम अपनी विजय सुनिश्चित कर सकते हैं। मोह केवल तभी खतरनाक है जब वह अज्ञान और अंधविश्वास से जुड़ा हो। यदि व्यक्ति अपने मोह को पहचान ले और उसे साध ले तो वह शक्ति बन जाता है। यही छठी चाल, मोह की चाल, चाणक्य की सबसे खतरनाक और गूढ़ नीतियों में से एक है, जो सिखाती है कि विजय केवल बाहरी युद्ध से नहीं बल्कि मन और इच्छाओं पर नियंत्रण से मिलती है। चाणक्य कहते हैं, अहंकार वह सबसे खतरनाक दुश्मन है जो व्यक्ति को स्वयं के विनाश की ओर ले जाता है। अहंकार केवल गर्व या स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भावना नहीं है, यह मनुष्य के निर्णयों, दृष्टिकोण और व्यवहार को इतना प्रभावित करता है कि वह स्वयं के और अपने चारों ओर की वास्तविकता के बीच की दीवार को देख ही नहीं पाता। यही कारण है कि चाणक्य ने अहंकार को केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं बल्कि शासन और नीति में सबसे बड़ा खतरा कहा। अहंकार की चाल समझना और उसे नियंत्रित करना किसी भी जीवन में सर्वोच्च कौशल है, क्योंकि यह केवल व्यक्ति के मन को नहीं बल्कि उसके राज्य, उसके रिश्तों और उसकी शक्ति को भी प्रभावित करता है। जब किसी राजा या व्यक्ति पर अहंकार हावी हो जाता है तो वह अपने उद्देश्यों और भविष्य को भूल जाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने अपने शिष्यों को लगातार चेतावनी दी कि अहंकार के आगे कोई स्थायी विजय नहीं होती। अहंकार की चाल की गहराई यह है कि यह स्वयं को छुपाकर काम करती है। जैसे आग धीरे धीरे जलती रहती है और अंततः सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही अहंकार धीरे धीरे व्यक्ति के निर्णयों को प्रभावित करता है और अंततः उसे विनाश की ओर ले जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो अहंकार में फंस गया वह केवल अपने ही हाथों से अपनी हार लिखता है। अहंकार की चाल दो प्रकार की होती है, बाहरी अहंकार और आंतरिक अहंकार। बाहरी अहंकार वह है जो व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, धन और शक्ति में जोड़ता है। आंतरिक अहंकार वह है जो व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में जोड़ता है। अहंकार वह है जो व्यक्ति को अपने ज्ञान, अपनी समझ और अपनी योग्यता में इतना आत्मसंतुष्ट बना देता है कि वह दूसरों की चेतावनी और ज्ञान को नहीं सुनता। चाणक्य के अनुसार बाहरी अहंकार का नियंत्रण संभव है, लेकिन आंतरिक अहंकार को न समझा गया तो वही व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। इस नीति में चाणक्य ने यह स्पष्ट किया कि अहंकार का सही समय और परिस्थिति का मूल्यांकन आवश्यक है। अहंकार को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को पहले अपने मन और आत्मा की गहराई को पहचानना पड़ता है। केवल वही व्यक्ति अहंकार पर विजय पा सकता है जिसने अपने भीतर की सीमाओं और क्षमताओं को समझ लिया हो। चाणक्य के अनुसार अहंकार को केवल दबाने से काम नहीं चलता, बल्कि इसे समझकर और उसे अपने पक्ष में मोड़कर भी प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने नंद वंश के पतन में अपने शत्रुओं के अहंकार का लाभ उठाया। नंद के मंत्रियों और दरबारियों का अहंकार उनके पद और शक्ति में था। चाणक्य ने इस अहंकार को भुनाकर उन्हें अपनी चाल में फंसा दिया। अहंकार की चाल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि व्यक्ति स्वयं को अहंकार में उलझा हुआ महसूस नहीं करता। वह सोचता है कि वह स्वतंत्र और निर्णयशील है, जबकि वह केवल अपनी गलत धारणाओं और आत्मसंतोष का पुतला बन चुका होता है। यही कारण है कि अहंकार की चाल को समझना और उससे बचना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य ने कहा कि अहंकार केवल व्यक्ति को बहकाता नहीं, बल्कि उसकी नीति, दृष्टिकोण और शक्ति को कमजोर करता है। अहंकार की चाल में सबसे पहले
व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को समझना पड़ता है। यह देखा जाना चाहिए कि कौन सी चीज व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित कर रही है और वही अहंकार उसकी चाल का आधार बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने पद या शक्ति में अत्यधिक अहंकार रखता है तो उसी अहंकार का उपयोग करके उसे अपनी चाल में लाया जा सकता है। आंतरिक अहंकार पर विजय पाने के लिए व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और सतत जागरूकता की आवश्यकता होती है। चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपने भीतर के अहंकार को समझ लिया वह किसी भी बाहरी प्रलोभन या चाल से प्रभावित नहीं होता। अहंकार की चाल का सबसे प्रभावशाली पहलू यह है कि यह व्यक्ति को प्रतीत होता है कि उसने स्वयं निर्णय लिया है, जबकि वास्तव में यह अहंकार उसके निर्णयों को नियंत्रित कर रहा होता है। यही कारण है कि अहंकार की चाल सबसे खतरनाक है। इस नीति में चाणक्य ने यह भी सिखाया कि अहंकार को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अहंकार पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता। इसे समझो, पहचानो और इसे नियंत्रित करना सीखो। यह वही कला है जिसे आज हम मानसिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। अहंकार की चाल केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि राजनीति, व्यापार और युद्ध में भी लागू होती है। जब कोई राजा अहंकार में फंसा होता है तो वह अपने हितों और राज्य की वास्तविकता को नहीं देख पाता। इसी का लाभ चाणक्य ने उठाया। अहंकार की चाल के माध्यम से वह न केवल शत्रु को भ्रमित करता है, बल्कि उसे स्वयं के निर्णयों में उलझा देता है। अहंकार का समझदारी से उपयोग करने वाला व्यक्ति दूसरों के अहंकार को भी पहचान सकता है और उसका लाभ उठा सकता है, लेकिन यह हमेशा संतुलन और विवेक की मांग करता है। अहंकार की चाल का अंतिम रहस्य यह है कि यह व्यक्ति को स्थायी शक्ति नहीं देती, यह केवल क्षणिक शक्ति और भ्रम देती है। जो व्यक्ति इसे समझ जाता है और इससे मुक्त हो जाता है, वही सच्चा स्वतंत्र और विजयी बनता है। चाणक्य ने कहा, अहंकार का अनुभव सभी को होता है, लेकिन जिसने इसे समझ लिया वही अमर है। अहंकार की चाल हमें यह भी सिखाती है कि हर निर्णय और हर क्रिया के पीछे अहंकार का प्रभाव होता है। केवल तर्क और नीति से ही हम अपनी विजय सुनिश्चित कर सकते हैं। अहंकार केवल तभी खतरनाक है जब वह अज्ञान और अंधविश्वास से जुड़ा हो। यदि व्यक्ति अपने अहंकार को पहचान ले और उसे साध ले तो वह शक्ति बन जाता है। यही 7वीं चाल, अहंकार की चाल, चाणक्य की सबसे खतरनाक और गूढ़ नीतियों में से एक है, जो सिखाती है कि विजय केवल बाहरी युद्ध से नहीं, बल्कि मन, आत्मा और अहंकार पर नियंत्रण से मिलती है। चाणक्य कहते हैं, यदि कोई चाल सभी परास्तियों और नीतियों से ऊपर हो, यदि कोई चाल सभी ज्ञान, रणनीति और अनुभव का अंतिम परिणाम हो, तो वही अंतिम और सबसे खतरनाक चाल है। यह चाल केवल व्यक्ति के जीवन, राजनीति, युद्ध या राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि उसके मन, विवेक और आत्मा के लिए भी निर्णायक है। 8वीं चाल का सार यही है कि इसे समझने वाला व्यक्ति न केवल बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि अपने भीतर के सबसे गहरे डर, मोह, अहंकार और लालच पर भी नियंत्रण पा लेता है। यह चाल एक ऐसा रहस्य है जिसे चाणक्य ने वर्षों के अध्ययन, अनुभव और युद्ध नीति से ही जाना और सिद्ध किया। इसे केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव, धैर्य और सूक्ष्म निरीक्षण से ही अपनाया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति इस अंतिम चाल को जानता है वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। यह चाल सभी चालों का समन्वय है। मौन की चाल, विश्वासघात की चाल, भ्रम की चाल, समय की चाल, मोह की चाल, अहंकार की चाल, सभी का परिणाम और अंतिम सत्य यही है कि यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि, समय और विवेक का पूर्ण उपयोग करता है तो उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। इस चाल की शुरुआत होती है आत्मज्ञान से। बिना अपने भीतर की कमजोरियों, भय और इच्छाओं को समझे कोई भी चाल प्रभावी नहीं हो सकती। चाणक्य ने कहा कि अपने भीतर की वास्तविकताओं को जानना और स्वीकार करना ही पहला कदम है। इसके बाद आता है सभी चालों का संयोजन। व्यक्ति को हर स्थिति, हर अवसर और हर शत्रु के अनुसार अपनी रणनीति बदलनी आती है। 8वीं चाल का गूढ़ रहस्य यही है कि यह स्थिर नहीं होती, यह लचीली और अनिश्चित परिस्थितियों में भी काम करती है। यह चाल व्यक्ति को यह सिखाती है
कि विजय केवल शक्ति, धन या हथियार से नहीं, बल्कि सूक्ष्म निरीक्षण, धैर्य, बुद्धि और समय के सही उपयोग से मिलती है। यह चाल सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसे समझने में अधिकांश लोग विफल हो जाते हैं। वे केवल बाहरी पराक्रम, युद्ध या नीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि असली युद्ध मन, आत्मा और समय के साथ होता है। 8वीं चाल में चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी चाल की सफलता केवल योजनाबद्ध निर्णय से नहीं होती, बल्कि उसका सही समय और सही परिस्थिति में क्रियान्वयन ही उसे असली शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, यदि तुम समय, परिस्थितियों और अपने भीतर की वास्तविकताओं को जान जाओ तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। इस चाल का एक अन्य पहलू है अनुशासन और संयम का महत्व। बिना संयम और अनुशासन के व्यक्ति अपनी बुद्धि और रणनीति को सही ढंग से लागू नहीं कर सकता। चाणक्य ने हमेशा कहा कि जो व्यक्ति बाहरी विजय के लिए तत्पर रहता है लेकिन अपने भीतर अनुशासित नहीं होता, वह अंततः अपनी ही चाल का शिकार बन जाता है। 8वीं चाल का अंतिम रहस्य यह है कि यह व्यक्ति को स्वयं और अपने चारों ओर के संसार की गहरी समझ प्रदान करती है। यह चाल सिखाती है कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी जीत में नहीं, बल्कि आंतरिक विजय, मानसिक स्पष्टता और नैतिक संतुलन में है। यह चाल व्यक्ति को यह भी सिखाती है कि किसी भी चाल या नीति का परिणाम तत्काल नहीं दिखाई देता, बल्कि समय, धैर्य और सतत निरीक्षण के बाद ही उसका प्रभाव स्पष्ट होता है। चाणक्य ने अपने शिष्यों को यह चेतावनी दी कि यदि आप इस अंतिम चाल को नहीं समझेंगे तो आप केवल बाहरी शत्रुओं को हरा सकते हैं, लेकिन अपने भीतर के दोष और कमजोरियों को नहीं। इसलिए 8वीं चाल का गहरा संदेश यह है, अपने मन, अपने समय, अपने मोह और अपने अहंकार पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना। यही वह अंतिम और सबसे खतरनाक चाल है जो किसी भी व्यक्ति को न केवल बाहरी विजय देती है, बल्कि उसे आंतरिक शक्ति, स्थायित्व और अजेय बनाती है। चाणक्य के अनुसार इस चाल को समझने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोता, अपने निर्णयों में स्थिर रहता है और समय, परिस्थिति और लोगों की मानसिकता का पूर्ण लाभ उठाता है। यही वह चाल है जो सभी अन्य चालों का सार है, और यही वह चाल है जो चाणक्य को इतिहास में सबसे महान नीतिकार बनाती है। 8वीं चाल सिखाती है कि व्यक्ति को केवल नीतियों और चालों का झाता नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने भीतर की वास्तविकताओं को जानने, समय का सही उपयोग करने, मोह और अहंकार पर विजय पाने और सभी परिस्थितियों में संयम बनाए रखने की कला आनी चाहिए। यह चाल उस व्यक्ति को जन्म देती है जो न केवल विजयी होता है, बल्कि अजेय और अमर बनता है। यही 8वीं और अंतिम चाल, सबसे खतरनाक चाल, चाणक्य की सभी नीतियों का शिखर है, जो यह सिखाती है कि विजय केवल बाहरी युद्ध और चालों से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, विवेक, धैर्य और समय के पूर्ण उपयोग से आती है। इस चाल को समझना और अपनाना किसी भी साधक, शासक या रणनीतिकार के लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, और यही चाणक्य की अंतिम और सबसे खतरनाक गूढ़ नीति का रहस्य है।